अच्छा, हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में लास्ट टाइम 23 वेरिएंट्स के क्वेश्चंस किए थे। आज 22 के सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट वेरिएंट का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेलोसिटी। बहुत बेसिक सा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और पार्ट बी है अ रॉक ऑफ मास 7.5 kg is projected vertically upwards from the surface of a planet. The rock leaves the surface of the planet with a speed of 4 meter per second at time t is equals to 0। तो बॉडी का मास गिवन है 7.5 kg और उसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, और इसकी स्पीड जो थी लीव करते वक्त 4 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर। और उसकी पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस ग्राफ में मेंशन है। अज्यूम दैट द प्लेनेट डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर एंड दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक इज ऑलवेज 0। क्योंकि एटमॉस्फेयर अब नहीं है, एटमॉस्फेयर का मतलब वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी बेसिकली। तो इसकी वजह से कोई ड्रैग फोर्स भी नहीं होगी या रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं होगी जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर सके। और अब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है रॉक की, जब टाइम आपके पास हो 4 सेकेंड्स का। ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें स्पीड गिवन है और टाइम। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ से आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वर्टिकल अपवर्ड से, मतलब हमने वर्टिकली अपवर्ड इसे थ्रो किया। ठीक है। थ्रो करने के बाद फिर वो मैक्सिमम हाइट पर जाके फिर वो डाउनवर्ड आएगा। और उस वक्त टाइम जो है, अब आप देखो 4 सेकेंड्स कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है। और 4 सेकेंड्स जहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया और मिल रहा है कि जब टाइम जीरो था यहाँ पर, स्पीड मैक्सिमम थी 4 मीटर पर सेकेंड। आपने उसे थ्रो किया, अब देखो ग्राफ चला गया नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि जब इनिशियली हम इसे थ्रो करेंगे, स्टोन को हमने थ्रो किया अपर डायरेक्शन में, और उसके बाद वो फिर पूरी मोशन के बाद, क्योंकि डायरेक्शन अब नेगेटिव हो गई, नेगेटिव का मतलब है वो अब वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं आकर आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स होगा। तो इसका मतलब है इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास हाइट आ जाएगी। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बेसिकली हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पार्ट चाहिए। ठीक है। यहाँ से अपवर्ड आ गया और दूसरी एंड से डाउनवर्ड। क्योंकि हमें ये तो पता था कि एरिया अंडर द कर्व करना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें ये पूरी सेटअप देखना था कि ये जो 4 सेकंड माइनस में गया इसका क्या मतलब होता है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम अपवर्ड की बात करते हैं। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, राइट एंगल। ठीक है। ये 2.5 पे टच कर रहा है, तो 2.5 और मैक्सिमम
हाइट जो है वो 4 है, 2.5 इंटू 4। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व हो गया ये ट्राइंगल का। इसको सब्ट्रैक्ट करना है डाउनवर्ड से। और इसी तरह से हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में भी एरिया अंडर द कर्व होगा, उसका अपना ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल। और ये 2.5 से स्टार्ट होकर 4 पे एंड हो रहा है, यानी ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.5 का बन जाएगा। और वर्टिकल यहाँ पर है, यानी 2.4। सो 2.4 इंटू 1.5। तो 2.4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसे बस आपने कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है, तो आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। थ्री पॉइंट टू मीटर्स। और पार्ट 2 है, डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द रॉक फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटीज तो हमें गिवन है वैसे। और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल। मास इज इक्वल्स टू, मास स्टार्ट में गिवन था कहीं पर 7.5। और फाइनल स्पीड फाइनल स्पीड 2.4 है। और इनिशियली स्टार्ट किया था 4 से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज का और हमने ध्यान रखना है कि अगर अपवर्ड वाली पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड वाली नेगेटिव है, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट जा रही थी, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो अपवर्ड वाली पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो ये हो जाएगा -2.4 -4। ठीक है, अब इसमें से जो मोमेंटम होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, अब आंसर में आपको पता है माइनस आएगा, लेकिन माइनस हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि माइनस साइन हमें पता है कि बॉडी जो है वो फाइनल नेगेटिव डायरेक्शन की उसमें मूव कर रही है, फाइनल यानी डाउनवर्ड मूव कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बस अब वो नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन बताएगा, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो वो माइनस साइन आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आप माइनस को यहाँ से इग्नोर कर दो, सिर्फ आप 48 लिख दो, तो वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। और नेक्स्ट है, डिटरमाइन द वेट ऑफ द ब्लॉक, सॉरी वेट ऑफ द रॉक ऑन दिस प्लेनेट। वेट कैलकुलेट करना है, ये तो बहुत सिंपल है, W इक्वल्स टू mg फाइंड आउट कर लेंगे हम इससे।
अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है यहाँ पर, वो गिवन नहीं है वैसे क्वेश्चन में। ठीक है। और अब उन्होंने कहा है कि ऑन दिस प्लेनेट, और प्लेनेट भी डिफरेंट डिफरेंट है, अर्थ की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्टार्ट में ऊपर मेंशन था प्लेनेट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पर 9.81 यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अर्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वरना हम 9.81 यूज कर लेते। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस ग्राफ में से हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ से जो हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, वो ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देगा। और थ्रू आउट ग्रेडियंट सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो वैल्यू भी सेम होगी। तो हम पूरे ट्राइंगल को कंसिडर कर लें अगर, तो हॉरिजॉन्टल आप देख लो, जीरो है वैल्यू, और टाइम की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो अगर हम इसमें से ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ये 2.5 टाइम की वैल्यू है। ठीक है। और स्पीड हमारे पास 0 से 4 तक है, तो हम किसी एक एंड से ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। और ये ग्रेडियंट अब पूरे ग्राफ के लिए सेम रहेगा, और ये ग्रेडियंट ही आपको इस प्लेनेट के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड करेगा। तो 1.6 वैल्यू अब हम यूज करेंगे, 9.81 नहीं, क्योंकि प्लेनेट अर्थ नहीं था इस बार, प्लेनेट का सरफेस डिफरेंट है। मास सेम, वैल्यू ऑफ जी 1.6, 12 न्यूटन। अच्छा, फाइनल पार्ट है, इन प्रैक्टिस द planet in B does have an atmosphere that causes a viscous force to act on the moving rock। ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसका एटमॉस्फेयर है, और वो डेफिनेटली फिर विस्कस फोर्स भी अप्लाई करेगा, रेजिस्टिव फोर्स की फॉर्म जो होगी हमारे पास। स्टेट एंड एक्सप्लेन दी वेरिएशन इफ एनी इन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉक एज इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। तो जब वो अपवर्ड मूव करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या चेंज आएगा, तो डेफिनेटली जब विस्कस फोर्स आ जाएगी, तो हम अपने अर्थ वाली एग्जांपल से ही रिलेट कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे, थ्रो करने की वजह से जैसे वो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी और विस्कस फोर्स की वजह से स्पीड डिक्रीज होगी, और विस्कस फोर्स भी स्लाइटली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो रही है, तो विस्कस फोर्स भी उसके साथ साथ स्लो डाउन होती जाएगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। तो एज इट मूव्स अप, its speed decreases, so viscous force will also decrease
Therefore, resultant force must decrease. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं था, बस वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी थोड़ी सी, बाकी सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इजी है डिफाइन करना। A point from where all the weight of the body appears to act. Next, a non-uniform rod XY is pivoted at point P, or second, the rod has a length 4 meters and a weight 44 newtons. The center of gravity of the rod is 1.70 meter from the end X of the rod. Point P is 1.10 meter from end X. ठीक है, सारी मार्किंग उन्होंने डायग्राम में की है ऑलरेडी, तो वो हम देख लेंगे कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद एक स्फीयर है जिसके साथ हैंग कर रहा है फ्रॉम एंड वाई ऑफ द रॉड, और उसका वेट जो है स्फीयर का वो 3 न्यूटन है। वायर को हम नेग्लिजिबल वेट कंसिडर कर रहे हैं, उसका वेट इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद एक फोर्स एफ अप्लाई की गई है वर्टिकली डाउनवर्ड एट पॉइंट एक्स सो दैट हॉरिजॉन्टल रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी आ गया, तो अब हम इजीली अपना वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और मोमेंट आपने कंसिडर करना है अबाउट पॉइंट पी, और फिर फाइंड आउट करनी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होगी, सम ऑफ ऑल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, और अब हम इसमें से वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है। पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी ये रहा, ये हमारा पिवट पॉइंट है। अब हम फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज F1। ठीक है, इसे हम F2 कंसिडर कर लेते हैं, और ये F3 हो गई। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 फोर्सेस हैं, और तीनों फोर्सेस की हम रोटेशंस को अगर देखें तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज। तो दो क्लॉकवाइज रोटेशंस हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और इनके डिस्टेंस तो बहुत क्लियरली मार्क्ड हुए हुए हैं। ये D1 हो जाएगा, और अब इस 1.70 में से हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए D2 के लिए। ये जो डिस्टेंस है ये होगा D2 के लिए। और बाकी जो रिमेनिंग है राइट हैंड साइड पर, वो सब हो जाएगा D3 के लिए यहाँ से।
तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज करेंगे। सम ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो एंटी क्लॉकवाइज तो एक ही फोर्स है जो कि अननोन है F1, उसका डिस्टेंस है 1.10। और क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं। एक तो ये 44 आएगी, और इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो हम 1.70 में से 1.10 माइनस कर देंगे, तो हमें ये D2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो बनेगी 0.6 प्लस। और ये जो फोर्स है 3 न्यूटन, इसका ओवरऑल डिस्टेंस भी इसी तरह से फाइंड आउट होगा कि हम 4 मीटर में से माइनस कर देंगे 1.7 को, तो रिमेनिंग जो बचेगा 2.3। तो 2.3 से, नहीं नहीं, हमने जो है वो डिस्टेंस गलत मार्क किया हुआ है। ये डिस्टेंस यहाँ से होगा, से थोड़ा और एक्सटेंड करना है, ये यहाँ तक है। ये सेंट्रल लाइन तो उस बॉडी वेट की है, तो ये और ऐड अप हो जाएगा। इसका मतलब है 4 में से हमें इसका डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ 1.10 माइनस करना है। अब सही है। तो 2.9 जो है वो इसका मोमेंट आर्म है। ठीक है। और अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। आंसर आ रहा है 32 न्यूटन। और इसके बाद सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द पिवट। अब हमने फोर्स एक्सर्टेड फाइंड आउट करनी है, जो पिवट की एंड से अप्लाई हो रही है बेसिकली, यानी अपर डायरेक्शन में होगी वो अप्लाई, ये वाली फोर्स। ये फोर्स अब हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब 44 डाउनवर्ड कर रही है एक एक्ट फोर्स, एक 3 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है। एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और एक ये फोर्स है। अब ये तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होगी। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होनी है इसमें, कि आपके पास ये जो नॉर्मल फोर्स होगी बेसिकली जो पिवट पॉइंट से एक्ट कर रही है, वो इक्वल होगी बाकी सारी डाउनवर्ड फोर्सेस के।
जिसमें ये 32 इंक्लूड होगी डाउनवर्ड, और बाकी जो दो फोर्सेस थी वो इंक्लूड होगी। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट है। और इन सबको ऐड अप करके 79 जो है वो न्यूटन में अपवर्ड फोर्स मिल जाएगी। Part C, the sphere in B part is now immersed in a liquid in a container, or the density of the liquid is 1100 kg per meter cube. The upthrust acting on the sphere due to the liquid is 2.5 Newton. The magnitude of F is unchanged, so that the horizontal rod is not in equilibrium. तो जो F की वैल्यू है वो अनचेंज है, जो पहले थी वो अभी सेम है, यानी 32 थी, अभी भी 32 है। उसकी वजह से अब क्या हुआ कि जब वाटर में इमर्स किया आपने, तो एक चीज तो हमें पता है कि यहाँ पर अपथ्रस्ट की वजह से इस स्फेयर का जो वेट होगा वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा, क्योंकि इस पर अपवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, वो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। और अब आप देखो सेम वही सिचुएशन है, बस यहाँ पर अब वाटर का एक कंटेनर आ गया लिक्विड का, जो अब थ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब हमने एफ की वैल्यू चेंज नहीं की, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो ग्रेटर होगी क्लॉकवाइज रोटेशन से, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अब आपने क्या करना है, यूज आर्शिमिडिस प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम रेडियस इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि अपथ्रस्ट जो होगा इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की है 2.5, डेंसिटी भी गिवन है 1100, और वॉल्यूम हमारे पास अननोन है, वैल्यू ऑफ जी 9.81। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला पे, उसमें से हमें रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी वर्किंग है इसमें भी। तो 2.3 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब आंसर आ गया। इसके बाद अब हमने फॉर्मूला जो यूज करना है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। और इस फॉर्मूला से जो है वो हम इसमें रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है।
तो आप पहले कैलकुलेशन कर लोगे, फिर इसे खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे बेसिकली, ताकि इसमें से क्यूब हम खत्म कर सकें। तो यहाँ पर क्यूब रूट आता है। 0.038 मीटर्स जो है वो उसका रेडियस हो जाएगा। और उसके बाद है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द रॉड अबाउट पी। अब क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो डिसबैलेंस हो गई थी, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो अब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज से ग्रेटर है। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज से ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज रोटेशन, और वो इक्वल होगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट की। और इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो सिंपल, कि यहाँ पिवट पॉइंट से लेकर, अगर हम ये पूरा डिस्टेंस मेजर कर लें, ठीक है, तो इसके ऊपर वैल्यू गिवन होगी, ये थी 2.9। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस है 2.9। 2.9 मीटर का डिस्टेंस आ गया, और जो फोर्स होगी हमारे पास, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है, वो 2.5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, जो कि अपथ्रस्ट के सेंस में यहाँ पर एक्ट कर रही है स्फेयर पर। तो 2.5 की फोर्स और 2.9 का ये पूरा मोमेंट अगर हम इसको कंबाइन कर लें, तो ये आपको इन शॉर्ट मोमेंट दे देगा, आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस भी करनी नहीं पड़ेंगी। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट मोमेंट के लिए 2.5 न्यूटन की फोर्स, जो कि अब थ्रस्ट की फॉर्म में अप्लाई हो रही है, 2.9 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 7.3 न्यूटन मीटर के। और डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी। ठीक है, तो वो हम एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ओके, थर्ड पार्ट है वर्क डन, पावर एनर्जी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने बताना है पावर को। सो पावर आपके पास सिंपल है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सेकंड पार्ट, अ फोर्स
F takes time to move an object through a displacement x at a constant velocity v in the direction of the force. The work done by the force is W. Use the definition of power to show that the power P transferred by the force is given by P is equals to FV. तो अब आपने जो है वो पावर फाइंड आउट करनी है। एफ वी बेसिकली इस फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है इस फॉर्म में। तो आप देखो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर हम वर्क डन से स्टार्ट करें तो वर्क डन होता है एफ इंटू डी। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, और डी की जगह पर हम वो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम के बाद अब तो सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट। हम इसको पावर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड आउट की है इसे हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक पावर इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी के। ये रिलेशन भी प्रूफ हो गया। और उसके बाद है ब्लॉक इज पुल्ड अप अ स्लोप बाय अ वायर अटैच्ड टू मोटर। और नेक्स्ट द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज 56 वॉट। सो 56 वॉट का यूजफुल पावर आउटपुट है। ब्लॉक का वेट फॉर 30 न्यूटन है, ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी along the slope at an angle of 11 degree to the horizontal. Assume that there are no resistive forces opposing the motion of the block. Calculate the tension in the wire. तो टेंशन इन द वायर कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूजफुल पावर आउटपुट गिवन है, एंगल गिवन है, और वेट गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है जिसकी हेल्प से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। और ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बॉडी का वेट स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं अगर, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स बन गए बॉडी के वेट के साथ जो ब्लॉक का वेट है। और टेंशन जो होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो बेसिकली अब आप टेंशन देखो तो वो डब्ल्यू साइन थीटा के ऑपोजिट एक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम इस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स जीरो होगी, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कि टेंशन और डब्ल्यू साइन थीटा ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। और बॉडी का वेट है 430। उसके बाद आपने साइन 11 फाइंड आउट करना है। साइन 11 मल्टीप्लाई बाय 430 कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टेंशन का।
82 न्यूटन्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इजी है। अभी हमने फोर्स कैलकुलेट किया बेसिकली, जो टेंशन थी, और उसके अलावा पावर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अभी जो हमने ऊपर इक्वेशन ड्राइव की है, P इज इक्वल्स टू एफ बी, वो आपको हेल्प करेगी स्पीड फाइंड आउट करने में। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करना, आप उसी इक्वेशन को यूज करो। पावर 56 डिवाइडेड बाय फोर्स, सॉरी ये वाली फोर्स यूज करेंगे, टेंशन वाली, 82। 56 डिवाइडेड बाय 82। 0.68 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पार्ट है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू द यूजफुल पावर आउटपुट। तो जितना रेट आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज होने का है, उतना ही जो है वो यूजफुल आउटपुट पावर का है मोटर के लिए। और वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इज दैट देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट। बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक स्टेट अनदर रीजन फॉर दिस। एक रीजन तो उन्होंने ये बता दिया कि आपको कोई रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आपके पास जितना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होकर आपको मिल रहा है यूजफुल पावर आउटपुट में। तो एक रीजन तो ये हो गया कि वर्क डन जो है वो हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा। दूसरा रीजन आपको ऊपर मिलेगा मोशन से रिलेटेड, वो ये रीजन है कि जो बॉडी की मूवमेंट थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होगी तो रिजल्टेंट फोर्स भी आपको जीरो ही मिलेगी। ठीक है। तो दूसरा फैक्टर ये यूज करेंगे हम यहाँ पर, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी। और फोर्थ पार्ट है, द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एन इनपुट एनर्जी ऑफ 1.2 किलो जूल्स टू द सप्लाई टू द मोटर। एफिशिएंसी 80% है, और इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन जो है आपने वो फाइंड आउट करना है। इनपुट एनर्जी जो है वो 1.2 किलो जूल्स की गिवन है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब टाइम के लिए तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें बाकी सारी वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली
अभी ऊपर एक वैल्यू गिवन थी 56, ये रही। तो यूजफुल आउटपुट पावर तो हमें गिवन है 56। सो आउटपुट पावर जो गिवन है वो 56 है। और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करते हैं फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट। और इसमें से अगर हम इनपुट पावर कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी 80% का मतलब 0.8, 56 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे तो 70 वॉट्स का जो है वो इनपुट दिया था, जिसमें से 56 आउटपुट में आ गया यूजफुल, और बाकी जो है वो वेस्ट हो गया। अब इनपुट पावर की वैल्यू आ गई, और इनपुट पावर की वैल्यू से अब हम एक और वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि इनपुट एनर्जी ऑफ 1.2 किलो जूल्स। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम और एनर्जी ओवर टाइम। इसमें सब हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, एनर्जी ओवर इनपुट पावर। तो टोटल एनर्जी है 1.2 किलो, मीन्स 1200 डिवाइडेड बाय 70, और इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल टाइम टेकन का। 17 सेकेंड्स जो है वो टाइम टेकन होगा इस पूरे प्रोसेस के लिए। इसी वेरिएंट में क्वेश्चन नंबर 4 भी मोशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। A spring is suspended from a fixed point at one end and a vertical force is applied to the other end as shown। तो इसे सस्पेंड किया और एक एंड से फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, ये रही फोर्स। द वेरिएशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स विद द लेंथ, वो डायग्राम में गिवन है हमें। ठीक है, कि किस तरह से वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। फोर्स दोनों डायरेक्टली इंक्रीज कर रही हैं। तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के एक्स। तो उसमें से के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम 30, 0 से 30, डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो फाइनल 60 है, और स्टार्ट हुआ 20 से। ठीक है, तो 60 - 20, और ये सेंटीमीटर्स में है, तो हम इस पे -2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में फाइनल मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी।
75 न्यूटन्स पर मीटर्स। और बी पार्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है हमने। इन द स्प्रिंग अप्लाइड फोर्सेस 15 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला देखें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर फोर्स 15। फोर्स 15 फाइंड आउट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5। तो जो क्वेश्चन में फोर्स 15 गिवन है उसकी हेल्प से आप लेंथ चेक कर सकते हो कि इस वक्त लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 20 से। तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपने इसमें फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस जो होगा वो इसकी एक्सटेंशन की वैल्यू की, यानी 40 - 20 इट विल ऑल्सो इक्वल्स टू 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, 20 सेंटीमीटर्स एक्सटेंशन है, उस पर स्क्वायर होगा। और अब हम बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 1.5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका बी पार्ट। तो ये फर्स्ट वेरिएंट तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वेरिएंट भी। बस थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चंस थे इसमें बीच में, बाकी तो सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स दैट आर एसआई बेस यूनिट्स। तो जो एसआई बेस यूनिट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। तो बेस यूनिट्स में से आपने सिर्फ उन्हें अंडरलाइन करना है जो सिर्फ बेस यूनिट्स में ही आते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट्स में नहीं आते। जैसे कि एम्पियर है, एम्पियर बेस यूनिट है, वो ड्राइव होकर नहीं आया। अब डिग्री सेल्सियस जो है बेसिकली वो एसआई यूनिट नहीं है। एसआई बेस यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। केजी की अगर हम बात करें ये ठीक है, ये मास का एसआई यूनिट है। और न्यूटन्स की बात करें तो न्यूटन्स जो है वो फोर्स का बेस यूनिट है।
और उसके बाद पार्ट बी, फिगर 1.1 shows a horizontal beam clamped at one end with a block attached to the other end. The block is made to oscillate vertically. The Young modulus E of the material of the beam is given by, ये एक इक्वेशन गिवन है जिससे आप यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बाद मास रिप्रेजेंट कर दिया, टी रिप्रेजेंट कर दिया, के कि ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सबकी रिप्रेजेंटेशंस आ गई यहाँ पर। एंड स्टूडेंट डिटरमाइंस द वैल्यूज एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ के एम एन टी, एंड द स्टूडेंट यूजेस द वैल्यूज ऑफ के एम टी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, उसने ये सारी वैल्यूज को यूज किया और वैल्यू ऑफ ई उसने कैलकुलेट की 8.245 एक्सपोनेंट 9 पास्कल्स। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आपको पता है कि इसमें एरर्स मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हम इसलिए परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल हम फॉलो करेंगे। चेंज इन ई डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू, जो के में परसेंटेज एरर है वो उसे ऐड करेंगे एम के परसेंटेज एरर से, प्लस यहाँ पे अब टी स्क्वायर है। ठीक है, तो टी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, इसमें जो है वो एरर हम ऐड करेंगे, तो 2 टाइम्स। ठीक है, टी स्क्वायर का मतलब टी इंटू टी, तो इसलिए 2 टाइम्स। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो के लिए परसेंटेज गिवन है 2.1%, प्लस एम की अगर बात करें 0.6%, प्लस 1.5% मल्टीप्लाई बाय 2। और इसमें आप इनका एडिशन कर लो, मतलब 2.1 प्लस 0.6 2.7 हो गया। और पहले 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ऐड करना है। 5.7%। तो ये हो गई इसकी अनसर्टेनिटी। और उसके बाद है यूज योर आंसर इन बी पार्ट 1 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करते हुए साथ। तो ई की अभी हमने परसेंटेज देखी, वो 5.7% आई है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब ये हुआ, इसकी एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू जो थी वो ये थी 8.245 एक्सपोनेंट 9, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है। और इस ट्रू वैल्यू से
तो परसेंटेज हमने फाइंड आउट की है, उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि वो कितना परसेंट है। तो उससे आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाएगी इस वैल्यू पे। 5.7% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय की ट्रू वैल्यू से, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर मिल रहा है, 0.47 एक्सपोनेंट 9। तो हम इसे राउंड ऑफ लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी जो है वो 0.5 आ गई। और अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट है अनसर्टेनिटी में, तो जो ट्रू वैल्यू गिवन है ना 8.245, उसमें भी हमने 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को कंसिडर करना है, यानी 8.2। ठीक है, क्योंकि दोनों के डेसिमल पॉइंट सेम होने चाहिए, ये रूल्स में आता है अनसर्टेनिटी के। क्वेश्चन नंबर 2। टू है यहाँ पर, अ स्फीयर इज अटैच्ड बाय अ मेटल वायर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द बॉटम ऑफ अ रिवर। ठीक है, वो बॉटम ऑफ द रिवर में वायर कनेक्टेड है और उसके साथ एक स्फीयर है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की वजह से वो कुछ 68 डिग्री एंगल वाटर के साथ जो है वो अ, उसकी डायरेक्शन शो किया डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड की तरफ ही थोड़ा सा बेंड होगा, क्योंकि वाटर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, स्फीयर फुली सबमर्ज्ड है और इक्विलिब्रियम में भी है, एंगल 68 गिवन है विद हॉरिजॉन्टल, वेट 32 न्यूटन है स्फीयर का, अपथ्रस्ट 28 न्यूटन है, और द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो डेंसिटी ये भी गिवन है। और अज्यूम ये करना है कि फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू द वाटर फ्लो इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वाटर फ्लो को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंसिडर करोगे। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम में भी हेल्प हो जाए कि आपने किस तरह से मार्किंग करनी है। बाय कंसीडरिंग द components ऑफ द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन डिटरमाइन द टेंशन इन द वायर। ठीक है, तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो टेंशन जो है वायर में वो तो वायर के साथ ही होगी। ठीक है, और जो बॉडी का वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और उन्होंने कहा है कि वाटर की फोर्स को आपने हॉरिजॉन्टली लेना है।
और जितना अप थ्रस्ट चेक कर रहा है बॉडी पर, वो भी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, 280 न्यूटन। अप थ्रस्ट भी गिवन है, और स्पेयर का वेट जो है वो 32 न्यूटन है, वो भी गिवन है। टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्स के बारे में आपको वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब टेंशन के रेफरेंस से अगर हम देखें, तो टेंशन के रेफरेंस से अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं हम, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जो वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और उन्होंने भी आपको एक हिंट दी है, बाय कंसीडरिंग द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दी है कि आप कंपोनेंट से ही इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो ये वाली फोर्स होगी 68 डिग्रीज, और ये T sin 68 डिग्रीज। और बाकी सारी फोर्सेस हमने मार्क कर ली, जो जो जहां पर एक्ट कर रही है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स में एक T sin 68 डिग्रीज की फोर्स है, यानी टेंशन का एक कंपोनेंट, और बॉडी का वेट है। और नेक्स्ट अपवर्ड में सिर्फ बॉडी का अपथ्रस्ट, जो वाटर का अपथ्रस्ट है वो एक्ट कर रहा है, तो वो आ गया अपर डायरेक्शन में। नेक्स्ट, अब हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम U - W/sin 68 डिग्रीज करके इजीली टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थ्रस्ट 280 गिवन है, माइनस 32 वेट, डिवाइडेड बाय sin 68 डिग्रीज। $270 स्पेयर के लिए अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए हम अपथ्रस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैल्यू ऑफ जी। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वैल्यू ऑफ जी। अपथ्रस्ट 280 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ये रही 1 exponent 3, वैल्यू ऑफ जी 9.81। और फाइनली
आप इसे डिवाइड कर लोगे और डिवाइड करने के बाद ये इसका वॉल्यूम आ गया। और डेंसिटी भी फाइंड आउट करना इजी है, मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास डायरेक्टली गिवन नहीं है, हम वेट को मास में कन्वर्ट करेंगे, W डिवाइडेड बाय G वैल्यू करके। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया है। वन 110 kg पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद पार्ट सी है थोड़ा सा लेंदी। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इनिशियली एट हाइट ऑफ 6.2 मीटर्स। स्फीयर इनिशियली 6.2 मीटर की हाइट पर है अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। द स्पीड ऑफ द वाटर देन इंक्रीजेस। स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज हो गई, इसका मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स थी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और डेफिनेटली स्फीयर को भी वो थोड़ा सा पुश करेगी, तो उसकी भी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और वो उन्होंने खुद से भी मेंशन किया है। दिस मोमेंट ऑफ द स्फीयर causes its gravitational potential energy to decrease by 77 joules। 77 जूल्स इस वैल्यू से जो है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। फाइनल हाइट हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब होगा ये कि जब स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज होगी तो उसके रिजल्ट में आपको ये स्फीयर यहाँ पर मिलेगा कहीं पर। ठीक है, क्योंकि वो उसे पुश करेगा तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाएगा और उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो हमें इसकी न्यू हाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इनिशियल तो उन्होंने आपको बताई थी कुछ 6.2 मीटर्स। हाँ, 6.2 मीटर्स की वैल्यू थी, अब उससे वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। और वो उन्होंने कहा है डिक्रीज बाय 77। ठीक है, इसमें से हम h फाइंड आउट कर रहे हैं। तो h इज इक्वल्स टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय mg। तो जो चेंज आया है वो -77 का चेंज आया है, डिवाइडेड बाय mg यानी बॉडी का वेट, वो गिवन है 32। उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू हाइट आपको मिल रही है वो है 2.4 मीटर्स। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल हाइट h2 माइनस h1। तो जो चेंज आया है वो चेंज आया है -2.4 का। माइनस इसलिए क्योंकि पहले हाइट ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो आप नेगेटिव पे गए हो। h2 फाइंड आउट कर रहे हैं और h1 की वैल्यू 6.2 गिवन है। ये हमारे पास h1 हो जाएगा। तो h2 इज इक्वल्स टू 3.8। 3.8।
ठीक है, तो पहले आपके पास हाइट 6.2 थी, उसमें 2.4 का डिक्रीज आया और उसके बाद वो 3.8 मीटर्स पे आ गई। और द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इंक्रीजेस when the sphere changes position as described in part C and the wire obeys Hooke's law. State a symbol equation that gives the relation between the tension T in the wire and extension X. Identify any other symbol that you use. So question is state a symbol equation. ठीक है, आपने इक्वेशन बतानी है और वो इक्वेशन सिंपल सी एफ इक्वल्स टू के एक्स लिखते हैं हम। ठीक है, और के जो है यहाँ पर वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। फाइनल पार्ट इस क्वेश्चन का, बिफोर द स्फीयर चेंज पोजीशन द इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर्स वाज 0.65 जूल्स। तो पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0.65 जूल्स थी और द चेंज इन पोजीशन के बाद जो एक्सटेंशन है वो डबल हो गया। सो फाइंड द फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर आफ्टर द स्फीयर हैज चेंज पोजीशन। तो चेंज पोजीशन की वजह से आपके पास एक्सटेंशन डबल हुआ है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना आप एक्सटेंड करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो फाइनल आंसर भी ग्रेटर ही आना चाहिए आपके पास 0.65 से। तो यहाँ पर आपने करना ये कि इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर जो है वो गिवन है, इनिशियल आ गई और फाइनल जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली फाइनल वाली वो डबल हो गई, वो 2 टाइम्स है इनिशियल एक्सटेंशन के। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और के कांस्टेंट है ना, तो 1/2 और के ये कांस्टेंट है। इनको कांस्टेंट को अगर हम एक एंड पे रखते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इस कांस्टेंट से इनिशियल और फाइनल को कंपेयर कर लेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक एंड पर हम इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सटेंशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय फाइनल एक्सटेंशन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को हमने एक एंड पर शिफ्ट कर लिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हमने फाइंड आउट करना है ई एफ। ई एफ इज इक्वल्स टू ई आई और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0.65 मल्टीप्लाई बाय फाइनल एक्सटेंशन जो है वो 2 टाइम्स है इनिशियल के। तो ये इनिशियल एक्सटेंशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये स्क्वायर और इस पे स्क्वायर आएगा तो ये से कैंसिल आउट कर देगी। इससे अब आपको क्या होगा कि सिंपल
फाइनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी 0.65 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2.6 जूल्स जो है वो फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। और ये तो आपको क्लियर ही था कि वो ग्रेटर ही आएगी, क्योंकि एक्सटेंशन इंक्रीज हुई है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज ही करेगी। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, a man is standing on a wall, throws a small ball vertically upward with a velocity 5.6 meter per second. The ball leaves his hand when it is at height of 3.1 meter above the ground. और air resistance negligible है, और show that ball reaches a maximum height above the ground is 4.7 meter। ठीक है, और अब हमने सबसे पहले शो करना है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो 4.7 मीटर्स है। तो जब बॉल को ऊपर वो थ्रो करेगा तो डेफिनेटली थ्रो करने के बाद वो मैक्सिमम हाइट से वो डाउनवर्ड आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, मैक्सिमम जब आप अपवर्ड जा रहे होते हो तो अपवर्ड जाते हुए फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ऑलरेडी जब हम अपवर्ड मोशन की बात करें, सिर्फ तब। डाउनवर्ड में फिर हम इनिशियल को जीरो कंसिडर करते हैं, और फाइनल में जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है हम उसे कंसिडर करते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली हाइट और इनिशियल वेलोसिटी 5.6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में लेंगे हम क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। और सिंपल हमें करना ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जिसमें ये सारी क्वांटिटीज आती हूँ। 2as इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो फाइनल जीरो है और इनिशियल 5.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81। डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1.6, और हमने प्रूव करना है 4.7। बॉल क्योंकि ऑलरेडी एक हाइट पर है 3.1 मीटर की हाइट, तो वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, तो उसे हम ऐड कर लेंगे हमारी फाइनल वैल्यू में कैलकुलेटेड। तो ये कंप्लीट हो जाएगा 4.7 टू।
Next, the man does not catch the ball as it falls. Calculate the time taken for the ball to fall from its maximum height to the ground. ठीक है, अब बॉल कैच नहीं हो पाई और कैच नहीं होने की वजह से अब वो डाउनवर्ड डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी एज कम्पेयर टू अपवर्ड के। ठीक है, और इसके लिए हमें दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज हमें क्लियर है कि उसने बॉल को जब कैच नहीं किया तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन ग्राउंड से इस तरह से होगी कुछ। ठीक है, 3.1 पे तो वो ऑलरेडी था ही, लेकिन डाउनवर्ड पे वो उसे कैच नहीं कर सका। तो डाउनवर्ड पे कैच ना होने की वजह से उसका जो डिस्टेंस है वो अ, थोड़ा सा ग्रेटर है अपवर्ड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 3.1 पहले से कवर था, वो बॉल ने मूवमेंट के उसके बीच में कवर नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं, और डाउनवर्ड के अकॉर्डिंगली अब हमें इनिशियल को जीरो लेना है, और इनिशियल जीरो कंसिडर करना है, और वैल्यू ऑफ जी इस बार पॉजिटिव होगी। और इक्वेशन अब हम यूज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि फाइनल का हमें वैल्यू नहीं पता स्पीड की, तो टोटल हाइट हम मैक्सिमम लेंगे 4.7। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। 2 × 4.7 डिवाइडेड बाय 9.81, 0.95। और इसके बाद आपने इनका अंडर रूट कर लेना है और टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास टाइम टेकन आ गया। The ball leaves the man's hand at time t is equals to 0 and the ground at time t is equals to capital T। और नेक्स्ट, on figure 3.2 sketch a graph to show the variation of velocity of the ball with the time t from time t is equals to 0 to time t is equals to capital T. Numerical values of v and t are not required. Assume that v is positive in the upward direction। और उसके बाद v और t की वैल्यू आ गई।
ठीक है, आपने क्या करना है, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है from time t is equals to 0 to time t is equals to t. Numerical values of v and t are not required. Assume that v is positive in upward direction. तो v हमारे पास पॉजिटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में। और अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि अपवर्ड जाते हुए उसने डिस्टेंस कम कवर किया था, डाउनवर्ड आते हुए वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो तो एक्सेलरेशन बताता है, लेकिन उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिस्टेंस बताता है। तो इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक साइड पर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा शो करना है, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए उसने थोड़ा सा ज्यादा कवर किया डिस्टेंस को। तो जैसे अगर हम यहाँ से शो करते हैं मार्किंग्स, क्योंकि उन्होंने कहा वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे मार्क की। अब आप यहाँ पर देखो कि अपवर्ड वाले को मैंने पॉजिटिव लिया, इसका एरिया अंडर द कर्व और ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है। और दोनों में डिफरेंस शो करने का यही रीजन था कि डाउनवर्ड जो डिस्टेंस था ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इस वाले डिस्टेंस के। और उसका रीजन यही है कि अपवर्ड जो डिस्टेंस था वो हमने थोड़ा शॉर्ट कवर किया एज कंपेयर टू डाउनवर्ड के। और ग्रेडियंट ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन। और द मैन नाउ थ्रोज अ सेकंड बॉल विद सेम वेलोसिटी, एक सेकंड बॉल को थ्रो किया सेम वेलोसिटी के साथ एंड फ्रॉम सेम हाइट एज द फर्स्ट बॉल। द मास ऑफ द सेकंड बॉल इज ग्रेटर, ठीक है, मास ग्रेटर इस बार एज कंपेयर टू द फर्स्ट बॉल। अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस इज स्टिल नेग्लिजिबल, ओके। फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड बॉल्स कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स of their accelerations and the magnet and the is compare the speeds with which they hit the ground। तो इनका एक्सेलरेशन कंपेयर करना है कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा, और सेकेंडली उनकी वेलोसिटीज जब वो ग्राउंड को हिट करने लगेंगी तो क्या डिफरेंस होगा। अब सबसे पहली बात तो क्लियर है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और उसका जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो होगी एक्सेलरेशन की उनकी वो सेम रहेगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी के इक्वल, क्योंकि बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ जी के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप स्पीड की अगर बात करोगे तो दोनों बॉडीज का सिर्फ मास चेंज हुआ है, ठीक है, मास आपके पास डिफरेंट है। और आपको ये चीज पता है कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो चाहे बॉडी कॉटन बर्ड ही क्यों ना हो और दूसरी बॉल टेनिस बॉल क्यों ना हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो दोनों वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करती हैं, ठीक है। तो उनका जो स्पीड भी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो वो भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो सेम स्पीड से वो हिट करेंगी, क्योंकि जो उनका चेंज आ रहा है वो चेंज तो हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये भी बहुत सिंपल है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
total momentum before collision is equal to total momentum after collision। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या फाइंड आउट करना है। दो बॉल्स हैं एक्स एंड वाई, मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, ये माइंड में रखना है। और उसके अलावा बिफोर आफ्टर कोलिशन आपको जो है वो सिचुएशन शो कर दी डायग्राम की फॉर्म में कि किस तरह से है। और जो वैल्यूज मार्क की गई हैं, पहले बॉल एक्स की अगर बात करें, उसका मास है 3 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। वाई की बात करें, उसका मास है 2.5, वेलोसिटी 4.8। तो ये हो गया m1, ये हो जाएगा m2 और u1 u2। ठीक है, एंगल्स उनके थीटा ही हैं, उसके बारे में अभी नहीं पता। द बॉल कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो दोनों स्टिक हो गई, इसका मतलब उनकी फाइनल वेलोसिटीज एक जैसी होंगी। दोनों की वेलोसिटीज कंबाइन 3.7 कंसिडर की जाएगी अब। कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटा अलोंग द लाइन ए बी कैलकुलेट थीटा। ठीक है, दोनों के मोमेंटम्स को उनके कंपोनेंट्स को कंबाइन करके आपने थीटा फाइंड आउट करना है। अब मोमेंटम की अब बात करें अगर, तो एक बॉडी जो एक्स है उसका मास 3 है और उसका वेलोसिटी जो गिवन है वो 4 है। ठीक है, थीटा हमें नहीं पता। इसी तरह से दूसरे के लिए बात करें तो उसका 2.5 और 4.8 है। तो लेट्स सपोज अगर हम मोमेंटम 1 कैलकुलेट करते हैं बॉडी 1 के लिए, m1 u1 cos थीटा। ये आ गया फर्स्ट बॉडी के लिए। और सेकंड बॉडी के लिए 2.5 4.8। ये भी 12 ही आ रहा है। ठीक है, 12। तो ये तो हो गई दोनों बॉडीज के इनिशियल मोमेंटम। अब कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज हो गई कंबाइन। ठीक है, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी आ गई। तो बिफोर और आफ्टर कोलिशन का अगर हम केस अप्लाई करें, सम ऑफ ऑल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो उसके अकॉर्डिंगली
12 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब दोनों बॉडीज को कंबाइन कंसिडर करना और इनकी स्पीड भी 1 और 2 की कंबाइन होकर लिखी जाएगी क्योंकि वो दोनों बॉडीज कंबाइन हो गई। ठीक है। M1 और M2 3 प्लस ये स्पीड 1 2 हो जाएगी। cos थीटा इज इक्वल्स टू, हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7 डिवाइडेड बाय 24। 0.85 का कॉस इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और कॉस इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको एंगल मिल जाएगा। थर्टी टू डिग्रीज, तो 32 डिग्रीज जो है वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन ऑफ द बॉल्स इज इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक तब होते हैं जब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर इनकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम आती है तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक में दोनों काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर सेम आनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, ½ m2 u2 स्क्वायर। और उसके बाद जो वैल्यूज होंगी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। 3 4 प्लस, ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशंस हमने करके चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आती है हमारे पास। सिक्सटीन डिवाइड हो जाएगा 2 से 8, तो उसका आंसर 12 ही रहेगा। प्लस 4.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2।
4 into 4 is equals to multiply by 3 divided by 2, ये 24 होगा। अब सही है। 52.8 यानी 53। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें होगा ये कि दोनों बॉडीज कंबाइन हो गई थी, तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर 1/2 3 प्लस 2.5 और जो फाइनल स्पीड थी उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3.7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 2, 37.6। तो अब आप ये देखो कि दोनों एनर्जी की वैल्यूज में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि बॉडी का कोलिजन इलास्टिक तो नहीं है, तो बॉडी का कोलिजन इन इलास्टिक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वेव्स वाले पार्ट्स हैं, वो हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स। तो ये आपके दो वेरिएंट्स कंप्लीट हुए हैं, 22 के स्टिल एक है और अक्टूबर नवंबर भी हम करेंगे इसके बाद।